Hi guys and welcome to my YouTube channel Career Vikalp. I am Dr. Mahadev Yadav and today we will discuss about synopsis preparation. आज इस वीडियो में हम सिनॉप्सिस के तैयारी के बारे में बात करेंगे। सिनॉप्सिस बनाते समय कौन कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको सिनॉप्सिस में शामिल करने की ज़रूरत पड़ती, इन सब मुद्दों के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत में हम कुछ रिसर्च टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि अगर आप MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, HR, मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। या इसके अलावा अगर आप MA इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है कि जो टॉपिक्स लेके आप रिसर्च कर सकते हैं। तो उन टॉपिक के बारे में भी हम लास्ट में, ये वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो अंत तक आप देखें। दोस्तों, many universities and colleges have made mandatory for graduate and postgraduate students to prepare one research project, to prepare one research report, and for this research report preparing a synopsis is very much essential. रिसर्च रिपोर्ट बनाने के पहले आपको एक सिनॉप्सिस बनाना अनिवार्य होता है। MCOM स्टूडेंट जो होते हैं या MA अलग अलग सब्जेक्ट में करते हैं, जैसे MA इन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, या MCA स्टूडेंट्स या MBA जो स्टूडेंट्स करते हैं जिसमें फाइनेंस वाले, मार्केटिंग, HR, मैन्युफैक्चरिंग या होटल मैनेजमेंट, इन सब स्टूडेंट्स को उनके फाइनल ईयर में एक रिसर्च रिपोर्ट बनाना अनिवार्य होता है। और ये रिसर्च रिपोर्ट बनाने के पहले उनको एक सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कोई भी सब्जेक्ट्स में PhD करने का सोच रहे हो तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाना अनिवार्य होता है। प्रिपेयरिंग अ सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल इज कंपलसरी फॉर यू। तो ये सिनॉप्सिस बनाते समय कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको सिनॉप्सिस में शामिल करने की ज़रूरत पड़ती है, इन सब मुद्दों के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब मन में ये सवाल आता है कि सिनॉप्सिस क्या है, व्हाट इज़ द सिनॉप्सिस। तो दोस्तों, ये सिनॉप्सिस एक आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसकी ब्रीफ समरी होती है। ये आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की एक आउटलाइन होती है। इट इज़ अ जिस्ट ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट। आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें क्या क्या करने वाले हैं, इसका एक ब्रीफ आपको देना पड़ता है। और ये ब्रीफ के लिए आपको 5 to 7 पेजेस में ये सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। अभी पेजेस के बारे में यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन में आपके लिए कितने पेजेस दिए हैं, तो इस हिसाब से ये पेजेस रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 5 to 7 पेजेस हो सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 to 12 पेजेस भी हो सकते हैं, या कुछ यूनिवर्सिटी में 3 to 5 पेजेस तक भी ये सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। बट ये सिनॉप्सिस बनाते समय आपको बहुत ही केयरफुली बनाना पड़ता है, क्योंकि मेनी सिनॉप्सिस हैव बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कि आपकी ऑब्जेक्टिव बराबर नहीं है, आपके हाइपोथेसिस बराबर नहीं है, या रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए आपको सिनॉप्सिस बनाते समय आपको जो गाइड दिया है वो गाइड के सपोर्ट से आपको ये सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिनॉप्सिस बनाते समय कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है, बिंदु है जिसको सिनॉप्सिस बनाते समय शामिल करने की ज़रूरत पड़ती है, शामिल करना अनिवार्य होता है। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो उसमें 9 से 10 पॉइंट्स होते हैं जो सिनॉप्सिस बनाते समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसमें पहला पॉइंट है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, देन दूसरा है इंट्रोडक्शन, देन तीसरा पॉइंट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन चौथा है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, फिफ्थ पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, देन हाइपोथेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, देन नेक्स्ट आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी जो 7वां पॉइंट है, देन उसके बाद 8वां पॉइंट है एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, देन बिब्लियोग्राफी, और लास्ट में आता है चैप्टराइजेशन। सो इन बिंदु को लेकर सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। इन सब बिंदु सिनॉप्सिस में होना अनिवार्य होता है। दोस्तों, अब हम इन सब मुद्दों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहला जो मुद्दा आता है वो है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, आपका जो सिनॉप्सिस है, उसके लिए टॉपिक क्या निर्धारित किया जाए।
तो दोस्तों, टॉपिक निर्धारित करते समय आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका टॉपिक। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी पेड़ को काटना है तो कुल्हाड़ी की धार तेज करने में ज़्यादा समय व्यतीत करें। वैसा ही सिनॉप्सिस के लिए जब हम टॉपिक निर्धारित करने का सोचते हैं तो आपको ज़्यादा समय देना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड एंड नंबर ऑफ डाउट्स वाइल सेलेक्टिंग द टॉपिक। टॉपिक सेलेक्ट करते समय टॉपिक बहुत ही बड़ा या बहुत ही छोटा या टेक्निकल टॉपिक नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ टॉपिक बहुत ही कॉमन या टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। टॉपिक सेलेक्ट करते समय टॉपिक क्लियर, नीट और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप फाइनेंस क्षेत्र से संबंधित आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो और आपका टॉपिक ऐसा है कि स्टडी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब ये टॉपिक क्लियर या नीट नहीं है, तो ये टॉपिक में आप किसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट देख रहे हो ये क्लियर नहीं है। तो इसकी जगह अगर आप ऐसा टॉपिक निर्धारित करते हो कि स्टडी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ XYZ बैंक विथ रेफरेंस टू ABCD ब्रांच, तो ये टॉपिक क्लियर और इन्फॉर्मेटिव है। वैसा ही टॉपिक बहुत ही कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन टॉपिक के ऊपर अगर आप रिसर्च करते हो जिसके बारे में बहुत सारा रिसर्च अवेलेबल है, तो ये रिपीटेशन होने की संभावना होती है और इससे कोई समाज में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। वैसा ही टॉपिक बहुत ही बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल अगर है तो ऐसे समय में उस टॉपिक के डेप्थ में जाने में हमें समस्या भी आ सकती है, दिक्कतें भी आ सकती है और ऐसे समय में हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। ऐसे टॉपिक को भी हमने अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसा ही टॉपिक निर्धारित करो कि जो बहुत ही बड़ा या बहुत ही छोटा या टेक्निकल ना हो या कंट्रोवर्शियल ना हो या बहुत ही कॉमन ना हो, और उस टॉपिक के बाद या आप रिसर्च करने के बाद वो रिसर्च का फ़ायदा समाज के विकास के लिए हो, ऐसा टॉपिक होना चाहिए। दोस्तों, अब जो दूसरा मुद्दा है वो है इंट्रोडक्शन। सो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट स्टूडेंट्स हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेलेक्टेड टॉपिक इन फ्यू वर्ड्स। आपको आपका जो टॉपिक है उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में आपको संक्षेप में लिखना पड़ता है। आपके टॉपिक का परिचय ही आपका इंट्रोडक्शन होता है और ये कुछ शब्दों में लिखने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब तीसरा जो पॉइंट है वो है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, उसमें क्या लिखना पड़ता है? तो बेसिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसी के बारे में लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कितने लोगों ने काम किया है, कितने लोगों ने रिसर्च किया है, उसी के बारे में आपको लिखना पड़ता है। या उसी का आप लिस्ट भी दे सकते हैं। या आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को ये भी कहा जाता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कितना साहित्य उपलब्ध है उसका लिस्ट ही रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जाएंगे चौथे मुद्दे की तरफ, जो है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज द rationale of the study, and in this significance of study you have to write few words like why this research is important. In your opinion, if you publish this research, how this will contribute towards the development of the society. So this is a subject matter of significance of the study. आपको significance of study में कुछ लाइनें या कुछ शब्दों में आपको ये लिखना पड़ता है कि ये रिसर्च क्यों महत्वपूर्ण है। अगर ये रिसर्च पब्लिश होता है तो इसका बेनिफिट सोसाइटी के लिए क्या होगा, रीडर जो रीड करेंगे, जो ये देखेंगे, उनके लिए ये रिसर्च का क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में लिखना ही सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी होती है। फिफ्थ पॉइंट ऑफ द सिनॉप्सिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च टॉपिक, एंड दिस इज क्वाइट मैंडेटरी while writing synopsis. Objective should be summarized in 3 to 4 bullet points. In the objective, you have to write that what you want to do in your research.
and what are the issues that you are going to deal in your research, and that is the objective of the research topic. आपको सिनॉप्सिस लिखते समय ऑब्जेक्टिव लिखना अनिवार्य होता है। आप आपके रिसर्च में किन बातों को जानना चाहते हैं, आपके रिसर्च में क्या क्या करना चाहते हैं, यही ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च टॉपिक होता है। नेक्स्ट स्टेप इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होती है रिसर्च वर्क में, आपके सिनॉप्सिस में। हाइपोथेसिस क्या है पहले समझने की कोशिश करेंगे। हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द कंक्लूजन्स ऑफ योर रिसर्च वर्क। इट इज अ प्रेडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। आप जो सिनॉप्सिस में हाइपोथेसिस रखने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, वो हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव जैसे 2 या 3 बुलेट पॉइंट में आप लिखेंगे और उसमें आप जो रिसर्च करने वाले हैं, रिसर्च के वेरिएबल के बारे में, आपका जो उसके संबंध के बारे में जो प्रेडिक्शन होता है, वो प्रेडिक्शन ही आपकी हाइपोथेसिस होती है। इसको हम एक टॉपिक लेके समझते हैं। जैसा कि आपने आप पीजी इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और उसमें एक टॉपिक है कि अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, और इसी के बारे में हम हाइपोथेसिस पुटअप करेंगे। हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं इसी के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे हमने बोला कि 2 या 2 से ज़्यादा जो वेरिएबल होते हैं, उनका जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन के बारे में प्रेडिक्शन करना ही हाइपोथेसिस होती है। तो ये टॉपिक के बारे में हम ऐसे हाइपोथेसिस लिख सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन दैट विल रिड्यूस द पर कैपिटा इनकम which tends to increase the poverty, and this is a hypothesis of this topic. पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उससे पर कैपिटा इनकम कम होता है और पावर्टी बढ़ जाती है, तो उसी को ये हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब हम जाएंगे पॉइंट नंबर 7 जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। अंडर दिस हेड रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज वे ही इज गोइंग टू कैरी आउट हिज रिसर्च। आप जो आपका रिसर्च करने वाले हैं, ये रिसर्च कौन कौन से तरीके से करने वाले हैं, ये लिखना यही आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखना पड़ता है। और जनरली हम रिसर्च करते समय अलग अलग सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो सैंपल साइज़ भी आपको वहाँ लिखनी पड़ती है सिनॉप्सिस में कि आप कितने सैंपल लेने वाले हैं। जैसे अगर आप कोई कंपनी के स्टाफ का सेटिस्फैक्शन लेवल आप देखने वाले, उसके बारे में रिसर्च करने वाले, तो कितने स्टाफ को आप उसमें शामिल करने वाले हैं। या आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर फार्मर्स के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो कितने फार्मर्स को आप उसमें ऐड करने वाले हैं, इसका साइज़ देना पड़ता है। और ये सैम्पल साइज शुड नॉट बी वेरी स्मॉल सो दैट वी कैन नॉट जनरेट द वैलिड कंक्लूजन, या बहुत लार्ज साइज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत बड़ी साइज़ होती है तो उस वजह से हमारा ज़्यादा खर्चा भी होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग में मेथड होती है। तो सैम्पल साइज शुड बी ऑप्टिमम। उसके बाद आपको ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में डेटा कलेक्शन मेथड भी लिखना पड़ता है, आपको देना पड़ता है कि विच मेथड यू आर गोइंग टू अडॉप्ट टू असेंबल द डेटा। तो जनरली रिसर्च में 2 मेथड्स होती है, एक है प्राइमरी मेथड डेटा कलेक्शन की और दूसरी होती है सेकेंडरी मेथड। और प्राइमरी मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली इंटरव्यू मेथड होती है, उसका सोर्स होता है, या क्वेश्चनियर भी से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। या अगर आप प्राइमरी मेथड नहीं यूज़ कर रहे और सेकेंडरी मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें बेसिकली आप आर्टिकल के द्वारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट्स के द्वारा आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या अलग अलग रेफरेंस बुक्स होते हैं उसके द्वारा भी आप डेटा असेंबल कर सकते हो। बट सिनॉप्सिस में आपको ये लिखना पड़ता है कि आप प्राइमरी डेटा मेथड यूज़ कर रहे हैं या सेकेंडरी मेथड यूज़ कर रहे हैं या दोनों भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये लिखना ज़रूरी होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बिब्लियोग्राफी के बारे में। बिब्लियोग्राफी को ये रेफरेंसेस बोला जाता है। आप आपका रिसर्च करते समय कौन से रेफरेंस बुक्स, आर्टिकल्स या जो भी स्टडी मटेरियल आपने डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया है उसका लिस्ट देना ही बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। जैसे अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं जिसमें बिब्लियोग्राफी में आपको रेफरेंस बुक के बारे में लिखना पड़ता है कि वो रेफरेंस बुक किसका है, नेम ऑफ द ऑथर,
देन उसके बाद वो रेफरेंस बुक कब पब्लिश हुआ, साल देना पड़ता है। उसके बाद टाइटल ऑफ दैट रेफरेंस बुक्स, वो टाइटल देके उसके बाद फिर आपको रेफरेंस बुक का जो पब्लिकेशन है, जिस पब्लिकेशन ने वो बुक पब्लिश किया है उनका नाम देना पड़ता है, और वो जो बुक पब्लिश हुआ है वो कौन से सिटी में पब्लिश हुआ है, सिटी का नाम, और लास्ट में वो पूरा बुक तो हम यूज़ नहीं करते नॉर्मली, तो वो बुक में कौन से चैप्टर्स और वो कौन से पेजेस पे चैप्टर्स थे वो पेज नंबर भी देना पड़ता है। नॉर्मली रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी ये दो फॉर्मेट में दी जाती है, एक है APA फॉर्मेट और दूसरा होता है MLA फॉर्मेट। तो दोनों में से कोई एक फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो लास्ट में स्टेप आते हैं वो चैप्टराइजेशन। चैप्टराइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्कीम ऑफ द चैप्टर्स of structure of the research project, and it helps to organize the data. It should be placed at the end of your synopsis. Actually, in other words, we can say that chapterization is the arrangement of the chapters. और ये जो चैप्टराइजेशन देना पड़ता है, इससे एक डेटा हमें एक व्यवस्थित करने में मदद होती है। तो चैप्टराइजेशन नॉर्मली 5 to 7 चैप्टर्स तो मिनिमम होने चाहिए, और ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर कि कितने चैप्टर्स करने चाहिए। तो बेसिकली 5 to 7 मिनिमम चैप्टर तो होने चाहिए कोई भी रिसर्च टॉपिक के। और ये चैप्टराइजेशन में बेसिकली इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर होता है, देन सेकंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन आपने जो डेटा कलेक्ट करने वाले उसका एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं चैप्टराइजेशन में। तो दोस्तों ये हो गए सिनॉप्सिस प्रिपरेशन के बारे में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बनाते समय आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप सिनॉप्सिस बनाते समय इन मुद्दों को आपके सिनॉप्सिस में शामिल करते हो तो डेफिनेटली आपका सिनॉप्सिस एक प्रॉपर सिनॉप्सिस बन जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे रिसर्च टॉपिक के लिस्ट के बारे में। तो अगर आप MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं तो आपके लिए एक इफ़ेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी एक अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ XYZ बैंक, कोई भी एक बैंक लेके आप उनका लोन्स एंड एडवांसेस का ट्रेंड्स भी देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। देन स्टडी ऑन म्यूचुअल फंड्स मैनेजमेंट, ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है। देन उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया, उस बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। या इसके अलावा आप कोई भी एक फाइनेंशियल स्कीम भी ले सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, या मुद्रा स्कीम है उसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं जो करंट की स्कीम है। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे फाइनेंस से रिलेटेड। देन अब हम बात करेंगे कि जो लोग MBA इन HRM, जो HR में MBA करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स है जिसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, जैसा कि स्टडी ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ XYZ कंपनी, या कोई एक आप यूनिट ब्रांच ले सकते हैं जिसमें आप एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन लेवल आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो आप स्टडी ऑन दी वेरियस एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर स्कीम्स ऑफ XYZ कंपनी, देन अ स्टडी ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, वहाँ भी आप एक कोई यूनिट या कोई पर्टिकुलर ब्रांच कंपनी का आप लेके उसका रिसर्च कर सकते हैं। देन अ स्टडी ऑफ ग्रीवेंसेस हैंडलिंग प्रोसीजर्स ऑफ XYZ कंपनी, देन उसके बाद अ स्टडी ऑफ हेल्थ मेजर्स टेकन बाय, यहाँ भी आप एक कोई कंपनी या यूनिट ले सकते हैं कि वो यूनिट के अंदर कौन कौन से ऐसे हेल्थ मेजर्स है जो उन्होंने उनके स्टाफ के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसका भी आप असेसमेंट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। देन एन एनालिसिस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ XYZ, मतलब या XYZ का मतलब है कि आप कोई भी एक कंपनी यहाँ ले सकते हैं। देन नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस ऑफ XYZ कंपनी, then challenges of gender bias in the workplace of XYZ company, या उसके अलावा आप a study on of various strategies adopted by XYZ for
कंपनी फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो HRM वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स आपको गूगल मिल जाएंगे। देन अब हम बात करेंगे कि जो MBA इन मार्केटिंग कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, बहुत अलग अलग एरियाज़ है जिसको आप रिसर्च के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसा इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन मार्केटिंग डिसीजंस। देन नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिमांड। देन अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ XYZ कंपनी। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देन क्रिटिकल स्टडी ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ XYZ। देन इंटरनेट मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, उसके ऊपर भी आप कोई भी एक कंपनी का केस स्टडी भी ले सकते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी एक अच्छा करंट का टॉपिक है। देन सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज टू ड्राइव कस्टमर एंगेजमेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स है मार्केटिंग के बारे में। देन अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं MBA करते हैं उनके लिए कौन कौन से टॉपिक्स है। तो उसके लिए उनके लिए स्टडी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफ XYZ कंपनी ऑफ ABCD ब्रांच, ऐसे एक पर्टिकुलर ब्रांच आप लेके इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। देन स्टडी ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन एनी ब्रांच, कोई भी एक ब्रांच आप लेके उसका स्टडी कर सकते हैं। देन क्रिटिकल स्टडी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ सिक्स सिग्मा, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। रिसर्च के लिए आप ये टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स है मैन्युफैक्चरिंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप MA इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, PG इन इकोनॉमिक्स, तो उनके लिए भी काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे ट्रेंड्स ऑफ FDI फ्लो फॉर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या ट्रेंड्स ऑफ GDP, या ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। पर्टिकुलर कोई स्टेट का या कोई डिस्ट्रिक्ट का आप एक एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट ले सकते हैं। बहुत ही, मैंने जैसे बोला कि टॉपिक बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसमें कोई एक डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट में कुछ तालुकाज आप ले सकते हैं। देन ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में आप रिसर्च कर सकते थे। देन क्रिटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट के पॉपुलेशन पॉलिसीज़ है उसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। Then study of trends of population, then health measures of government, then education measures of government. then अभी जो करंट का टॉपिक है वो भी आप ले सकते हैं कि कोविड इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर। देन गवर्नमेंट मेजर्स टू इंक्रीज डिमांड इन कोविड पीरियड, तो उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते थे। MSMEs के बारे में भी आप कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, CSR है, स्किल डेवलपमेंट है, रोल ऑफ CSR इन रूरल डेवलपमेंट, या ट्रेंड्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ऐसे कुछ टॉपिक्स आप लेके मेन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम बात करेंगे जो MA पॉलिटिकल साइंस में PG करते तो उनके लिए भी काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स है। आपको गूगल पे भी उसका लिस्ट मिल जाएगा, और उसमें कुछ टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसा कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज़, कोई भी कंट्री आप ले सकते हैं। देन उसके बाद स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ वॉर्स। देन बिहेवियरल अप्रोच ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। कोई भी 2 या 3 पार्टीज़ का आप बिहेवियर या उनके जो प्रिंसिपल्स है उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। या क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल थियरीज़। देन इंटरनेशनल लॉज के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। देन पब्लिक लॉज के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। या इलेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। देन स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, स्टडी ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स गूगल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री में PG करते हैं या ज्योग्राफी में, उनके लिए भी काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स है रिसर्च के लिए। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कई सारे एरियाज़ मिलेंगे जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो MCOM स्टूडेंट्स है या MSc स्टूडेंट्स है या MCA वाले हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए भी रिसर्च के जो टॉपिक्स है वो गूगल पे आपको मिल जाएंगे।
अभी सब टॉपिक्स के बारे में तो यहाँ चर्चा नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। अब प्रेरक विचार। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी के बारे में। हम हमारे जीवन के प्रति कितना ईमानदार रहते हैं, कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, उसी के ऊपर निर्भर होता है कि हमें कितना मिलेगा। बहुत बार तो ये देखने को मिलता है कि हम कम पढ़ाई में ज़्यादा अंक चाहिए होते हैं, कम एक्सरसाइज में अच्छी सेहत चाहिए, कम काम में हमें ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा पेमेंट चाहिए, जल्दी प्रमोशन चाहिए। बट अगर ये नहीं मिला तो हम तुरंत किसी को ब्लेम करके दूर हो जाते हो। कोई चीज़ मांगने के पहले मैं सही में उस चीज़ के लिए हकदार हूँ या नहीं, उसके ऊपर बहुत कम लोग सोचते हैं। मेरा एक निजी अनुभव रहा है कि अगर आप 100% ईमानदारी से देते हो तो आपको 100% ही मिलेगा। कुछ केसेस में ये भी देखने को मिल सकता है कि आपने 100% तो दिया है बट आपको उतना मिला नहीं है। इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से देंगे, तो आपको भी उतना ही ईमानदारी से वहाँ से आपको मिलेगा। इस बात को हम एक कहानी से समझते हैं। एक छोटा सा लड़का फ़ोन बूथ पर जाके फ़ोन करता है, बोलता है कि मैडम मुझे आपके गार्डन में काम मिलेगा। वहाँ से आवाज़ आती है कि नहीं, मैंने अभी एक लड़के को रखा है। फिर ये लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं मैडम, मैं उस लड़के से ज़्यादा काम करूँगा। फिर वहाँ से आवाज़ आती है कि वो लड़का बहुत अच्छा काम करता है और उस काम से मैं बहुत खुश हूँ। फिर ये लड़का विनती करता है कि कोई बात नहीं मैडम, मैं उससे ज़्यादा काम करूँगा और उससे कम पेमेंट ले लूँगा। फिर वहाँ से आवाज़ आती है कि वो जो काम कर रहा है उस काम से मैं बहुत खुश हूँ, अभी मुझे कोई दूसरा लड़का रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो सब बातें थी, वो बाजू एक दुकानदार था, वो सब सुन रहा था। वो लड़के ने फ़ोन रखा और तुरंत तो दुकानदार वो लड़के को बोला कि आपको काम की ज़रूरत है, मेरे पास एक काम है, मैं आपको काम दे देता हूँ। तो लड़का बोला कि नहीं, मुझे काम की ज़रूरत नहीं। वो दुकानदार बोला, अरे अभी तो आप इतना विनती कर रहे थे और अभी बोल रहे काम नहीं है। वो लड़का बोला कि साहब, मैं जिस घर पे मैंने फ़ोन किया था उसी के घर में मैं काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि मैं सही ईमानदारी से काम कर रहा हूँ या नहीं। दोस्तों, इस कहानी से यही संदेश हमें मिलता है कि कोई भी अगर आप काम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करोगे तो आपको ही उतना ही इनाम मिलेगा। मुझे इस बात पर मिर्ज़ा गालिब की 2 पंक्तियाँ याद आ रही कि मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में हमने जो चर्चा की इसका फ़ायदा आपको आपके सिनॉप्सिस प्रिपरेशन के समय में होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।